And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of December 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about economic survey of 2020-21. And this topic is of course important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So एक बार briefly समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है. देखिए, it is an annual document that reviews the development in our economy over last 1 year. तो इकोनॉमी में जो भी इशूज़ हैं, जो भी चैलेंजेज हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है, उन सबको हाईलाइट करती है इकोनॉमिक सर्वे, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं वो भी सजेस्ट करती है इकोनॉमिक सर्वे कि कैसे हमारी इकोनॉमी को वापस से रिवाइव किया जा सकता है. दिस इकोनॉमिक सर्वे इज़ प्रेजेंटेड इन द इंडियन पार्लियामेंट एवरी ईयर जस्ट बिफोर द बजट. जैसे कि अभी बजट रखा जाने वाला 1-2 दिनों में पार्लियामेंट के सामने, उसके पहले कल 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कर दिया गया. इन जनरल बजट से बस 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रखा जाता है, लेकिन इस बार 2-3 दिनों पहले ही इकोनॉमिक सर्वे को रख दिया गया है बिफोर द बजट. और इकोनॉमिक सर्वे को रखा जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट्स इट. फाइनेंस मिनिस्टर इसको जाकर के प्रेजेंट करते हैं, जबकि इकोनॉमिक सर्वे इज़ प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया. अब इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स अबाउट इंडियाज़ ग्रोथ. देखिए, इकोनॉमिक सर्वे तो वैसे आपको पता ही होगा, आप हर साल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं. वो इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इनफैक्ट वो जो आपका पेपर 4 सेगमेंट है इंडियन इकोनॉमी, उसमें ज़्यादातर सवाल इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं. तो इकोनॉमिक सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. उसके 2 पार्ट होते हैं. एक पार्ट में जो मेजर थीम्स हैं, जो मेजर चैलेंजेज हैं, जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सब लिखे होते हैं पार्ट 1 में. और पार्ट 2 में सारे डाटाज दिए होते हैं, इंपॉर्टेंट डाटाज रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, जो पास्ट 1 ईयर में इंडिया के डाटा रहे हैं और प्रोजेक्टेड डाटाज के आने वाले 1 साल में किस तरह के हमारी ग्रोथ होगी, या इंपॉर्टेंट जो इंडियन इकोनॉमी को लेकर के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं वो डाटा बताए जाते हैं. तो इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 2 में बताया गया है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट -7.7% रहेगी फिजिकल ईयर 2020-21 में बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक. लेकिन आने वाले साल में जो अपकमिंग ईयर है उसमें हमारी ग्रोथ रेट 11% के आसपास रहेगी. एंड दैट वे इकोनॉमिक सर्वे हैज़ सेड दैट इंडिया विल रजिस्टर अ V-shaped रिकवरी आफ्टर कोविड पैंडेमिक. तो V-shaped रिकवरी देखिए, एक बार हम डिक्लाइन कर गए -7.7% पे, लेकिन उसके बाद हम फास्ट रेट से ग्रो करेंगे और 11% का ग्रोथ रेट रजिस्टर करेंगे. इसी तरीके का कुछ प्रोजेक्शन किया था IMF ने भी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, जब उसने कहा था कि इंडिया की ग्रोथ रेट लगभग 11.5% रहने वाली है इन द फिजिकल ईयर 2021. उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं. हमारा करंट अकाउंट सरप्लस लगभग 2% के आसपास रहने वाला है इन फिजिकल ईयर 2021. मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो रही है. उसके अलावा ये देखिए, करंट अकाउंट सरप्लस हमारा पॉजिटिव में रहेगा, और जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें तो हमारा कम से कम ओवरऑल फिजिकल ईयर 2021 में करंट अकाउंट सरप्लस 2% के आसपास होगा, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट हाफ में नेक्स्ट फिजिकल ईयर में वो इट विल मूव अप टू 3.1% ऑफ द GDP. तो यहाँ पे देखिए, करंट अकाउंट बैलेंस विल बी अबाउट 3.1% ऑफ द GDP इन फर्स्ट हाफ ऑफ फिजिकल ईयर 2021. उसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि हमारे अगर तीनों इंपॉर्टेंट सेक्टर की बात की जाए, सर्विसेज की, इंडस्ट्रीज़ की और एग्रीकल्चर की, तो ये दोनों जो सेक्टर हैं, इंडस्ट्री और सर्विसेज, इन दोनों में मैसिव डिक्लाइन हुआ है. इंडस्ट्री इन द फिजिकल ईयर 2021 हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 9.6%, जबकि सर्विसेज हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड बाय 8.8%. इकलौता ऐसा सेक्टर जिसने ग्रोथ किया है इन दिस फिजिकल ईयर 2021 इन ड्यूरिंग द कोविड इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर. उसकी ग्रोथ रेट रही है समवेयर क्लोज टू 3.4%. तो इट इज़ द ओनली सेक्टर दैट हैज़ प्रोवाइडेड सम कुशन फ्रॉम द शॉक ड्यू टू कोविड-19. उसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व हमारी रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचेगी. इट हैज़ मूव्ड समवेयर क्लोज टू $586 बिलियन, और हमारी फॉरेक्स रिजर्व अब इतनी हो चुकी है कि हम आने वाले 18 महीने तक के अपने इंपोर्ट बिल को उससे फुलफिल कर सकते हैं. इसके पीछे इकोनॉमिक सर्वे ने कारण बताया है कि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में चली गई है इनफैक्ट, और अब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं. और इनके पीछे जो मेन कारण है, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स
एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई थी, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। दूसरा, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इसको भी हम देख चुके हैं। तो इन सब तरह की कुछ स्कीम्स भारत सरकार लेकर के आई थी एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। इसी कारण से एक्सपोर्ट हमारा अब रिकवर कर रहा है, बूस्ट हो रहा है, और इस कारण से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहता था वो सरप्लस में जा रहा है, और यही कारण है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी अब बिल्डअप हो रहा है। जहाँ तक सीपीआई की बात है, इन्फ्लेशन की बात है, इट विल रिमेन ऑन द हाइयर साइड, इट विल रिमेन समवेयर क्लोज टू 6.6% इन कमिंग फिस्कल ईयर। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब भारत सरकार जो टारगेट रेट है आरबीआई के लिए 4 ± 2%, उसको चेंज करके 5 ± 2% कर देगी। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रेंज 7% तक का अलाउ कर देगी आरबीआई को, ताकि ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके। अब जो पार्ट 1 है, वॉल्यूम 1, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें इंपॉर्टेंट थीम्स डिस्कस किए जाते हैं, चैलेंजेस डिस्कस किए जाते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस डिस्कस किए जाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। उसको एक सेशन में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, और इसलिए हम उसको पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। तो अभी आप एक बार के लिए ब्रीफली देख लीजिए कि वॉल्यूम 1 में कितने थीम्स डिस्कस किए हैं इकोनॉमिक सर्वे ने। आज के सेशन में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज के न्यूज़पेपर में आए हैं, हम उसको कवर करेंगे। टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर की मदद से ही हम बाकी सारे सेगमेंट्स को भी, जो बाकी सारे थीम्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम 1 के, उसको कवर करते जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट थीम्स वॉल्यूम 1 में बताए गए हैं, सबसे पहले सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड अमंगस्ट once in a century crisis, does growth lead to debt sustainability, and does India's sovereign credit rating reflect its fundamental। इसी तरीके का क्वेश्चन, इसी तरीके का आर्गुमेंट इकोनॉमिक सर्वे ने 2017 में भी रेज किया था कि जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं, जो मोडी या स्टैंडर्ड एंड पुअर जो रेटिंग रिफ्लेक्ट करते हैं, वो इंडिया के रियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करते। इसी तरीके का आइडिया यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है, और उसमें ये भी बात कही गई कि इंडिया को अपनी एक अलग इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रमोट करनी चाहिए। इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ, हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज, प्रोसेस रिफॉर्म्स, इन सबको हम देखेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है कि एक बेयर नेसेसिटी इंडेक्स को पब्लिश किया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज के सेशन में सारे के सारे थीम को एक साथ डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। टाइम टू टाइम हम इन थीम्स को और कवर करते जाएंगे। इन्हीं थीम से जो आपका मेंस पेपर होता है, पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी वाला, उसमें ज़्यादातर सवाल आ जाते हैं। बजट के थीम से और इकोनॉमिक सर्वे के थीम से ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ज़रा देखते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक जो पार्ट 1 में है, वॉल्यूम 1 में है, इकोनॉमिक सर्वे के है, दैट इज़ रिगार्डिंग सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड अमंगस्ट वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। इसमें इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा है कि इंडिया की जो भी पॉलिसी थी ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड को मैनेज करने के लिए, दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च ऑन एपिडेमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स और एपिडेमी दोनों को कैसे साथ में मैनेज किया जाए, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल इंडिया ने प्रेजेंट किया है। उसमें साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हमने जो 1918 में स्पेनिश फ्लू था उससे काफ़ी कुछ सीखा है। वी हैव टेकन क्यू फ्रॉम स्पेनिश फ्लू, और उसके तरीके से ही हमने अपने इस इकोनॉमी और एपिडेमोलॉजी दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है। और जो इंडिया की सबसे इफेक्टिव पॉलिसी थी वो थी कि स्टार्टिंग में हमने बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया, और इस कारण से स्टार्टिंग में हमने कर्व को फ्लैटन कर दिया, जो पैंडेमिक कर्व था, और इस कारण से आवर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ एजेंसीज गॉट सम टाइम इन ऑर्डर टू रैम्प देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी सक्सेसफुल अच्छी स्ट्रैटेजी रही। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने और भी एक इंडेक्स सजेस्ट किया, स्ट्रिंजेंसी लॉकडाउन इंडेक्स। इस इंडेक्स में सारे डाटा कलेक्ट किए गए हैं, और उस डाटा के बेसिस पर बताया गया है कि जिन जिन एरिया में लॉकडाउन स्ट्रिंजेंट तरीके से लगा था, उन एरियाज़ में जो एस्टिमेटेड कोविड के केसेस थे और जो एक्चुअल कोविड के केसेस थे, उनमें काफ़ी अंतर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन था दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन फ्लैटनिंग द कर्व इन द अर्ली फेज। तो इससे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब कहते हैं कि इस डाटा को और इस स्ट्रिंजेंसी लॉकडाउन इंडेक्स को हमें फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहिए, अगर इस तरह की कभी भी कोई पैंडेमिक वापस आती है तो, या फिर रिसर्च पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रिंजेंसी लॉकडाउन इंडेक्स रिसेंटली प्रेजेंटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे हाईलाइटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है पीटी में या मेंस में।
उसके अलावा फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है कि कैसे हेल्थ केयर सेक्टर को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, अलग अलग डायमेंशंस में वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है कि हमारी जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो हमारा एक्सपेंडिचर 1% ऑफ द जीडीपी के आसपास है, अगर उसको हम बढ़ा करके 2.5% ऑफ द जीडीपी कर लेते हैं, और इसी तरीके का टारगेट नेशनल हेल्थ पॉलिसी का भी है, दैट वाज ब्रॉट इन 2017। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो आम आदमी है उसके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो अभी 65% होती हैं वो घट करके 30% तक आ जाएंगी। सरल शब्दों में ये कहें कि हेल्थ केयर में जो भी खर्चा होता है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में जो भी खर्चा होता है, उसमें आम आदमी के पॉकेट से 65% पैसा खर्च होता है। इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी स्टेट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने की ज़रूरत है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है हेल्थ केयर सेक्टर में। उससे होगा क्या, अगर 1% से हम 2.5% तक अगर पर जीडीपी अगर हम अपना हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं तो आम आदमी के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को काफ़ी हद तक कट डाउन किया जा सकता है, और इसके कारण पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन सब के प्रॉब्लम्स को, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स को काउंटर किया जा सकता है। टेली मेडिसिन नीड टू बी हार्नेस्ड। ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में और पैंडेमिक के टाइम में टेली मेडिसिन का सिग्निफिकेंस समझ आया। टेली मेडिसिन इंटरनेट की मदद से दूर से ही बैठे बैठे डॉक्टर आपका टेस्ट कर ले, आपकी डायग्नोसिस कर ले कि क्या बीमारी, और आपको दवाइयाँ भी सजेस्ट कर ले। इसको हम कहते हैं टेली मेडिसिन, और इसके लिए स्मूथ इंटरनेट कनेक्टिविटी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। उसके अलावा प्रोसेस रिफॉर्म्स की बात की, इसी तरीके का रिफॉर्म लास्ट ईयर भी इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था। लास्ट ईयर जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे कवर किया था तो भी मैंने ये पॉइंट कवर किया था। देखिए, इस साल भी इकोनॉमिक सर्वे सेम बात कह रहा है कि इंडिया के अंदर भारत सरकार अभी भी बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती है इकोनॉमी को। लास्ट ईयर इसी के लिए एक अलग थीम था कि व्हेन रेगुलेशन क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम दैन इट हेल्प्स। इस तरीके का एक थीम था, वन चैप्टर था इन इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। इसी तरीके का एक थीम इस बार लेकर के आए रिगार्डिंग प्रोसेस रिफॉर्म्स की। अभी भी इकोनॉमिक सर्वे का मानना है कि इंडिया ओवर रेगुलेट्स द इकोनॉमी, इट रिजल्ट्स इन मेकिंग द रेगुलेशंस इनइफेक्टिव। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का एग्जांपल दिया था, वैसे ही इस बार भी उन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा भारत सरकार के इकोनॉमिक रेगुलेशन से होता कैसा है कि रेगुलेशंस अपने आप पे इनइफेक्टिव हो जाते हैं और इकोनॉमी पर उसका काउंटर प्रोडक्टिव इंपैक्ट आता है। तो सरल शब्दों में कहें तो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स लाने का सजेशन इकोनॉमिक सर्वे लगातार 2 बार से दे रहा है भारत सरकार को। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि द प्रोसेसेस फॉर द बिजनेसेस शुड बी सिंप्लीफाइड बट एट द सेम टाइम इट शुड बी बैलेंस्ड विद ट्रांसपेरेंसी, कि बिजनेसेस कोई इलीगल काम ना करें, बिजनेसेस टैक्स अवॉइडेंस ना करें। इन सब चीज़ों के लिए ट्रांसपेरेंसी बिजनेस प्रोसीजर्स में लाने की ज़रूरत है। जो नई नई कंपनियां उनके वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ उनकी हैंड होल्डिंग और उनको फ्रीडम देने की ज़रूरत है, तभी जाकर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश में आ पाएगा फास्टर पेस से। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स। तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि कम से कम 5 ऐसी नेसेसिटीज़ हैं, जैसे वाटर, एक्सेस टू वाटर, हाउसिंग, सैनिटेशन, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड सम अदर फैसिलिटीज़। ये 5 ऐसी नेसेसिटीज़ हैं जो बेयर नेसेसिटीज़ में आनी चाहिए किसी भी इंसान के जीने के लिए। और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि पिछले 6 सालों में फ्रॉम 2012 टू 2018 ये बेयर नेसेसिटीज़ हमारे हर एक स्टेट्स में इम्प्रूव हुई हैं। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है कि एक बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स बनाया जाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए, जिससे पता चल सके कि कौन से स्टेट में बेयर नेसेसिटीज़ कितना बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है कॉमन सिटीजन्स को। और इस तरीके से एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का माहौल डेवलप होगा और आम आदमी को बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ बेयर नेसेसिटीज़ मिल पाएंगी। The next article is taken from international segment. It talks about World Neglected Tropical Disease Day. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. So देखते हैं, देखिए World Neglected Tropical Disease Day is marked every year on 30th January. और इस साल ये दूसरा वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे मार्क किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। देखिए, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे कौन से दिन पड़ता है ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होते क्या हैं। देखिए, दीज आर ए ग्रुप ऑफ डिजीजेज
infections that mainly happen in the tropical area and that too amongst the low income countries, low income populations of Africa, Asia and America. तो अलग अलग तरीके के जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे वायरस, हेलिमिंथ, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ये सारे जो माइक्रोब्स होते हैं इनके कारण कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि वायरल बीमारियां रेबीज, डेंगू, चिकनगुनिया, बैक्टीरिया के कारण लेप्रोसी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, प्रोटोजोआ ये भी एक तरह का माइक्रोब है जिसके कारण कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये तमाम बीमारियां जो हैं, इस तरह की 17 बीमारियों को WHO ने आइडेंटिफाई किया है एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ट्रॉपिकल इसलिए क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादातर ये बीमारियां होती हैं, वहाँ पे ये माइक्रोब्स होते हैं और वहाँ पे ये बीमारियां होती हैं। और नेग्लेक्टेड इसलिए क्योंकि ये ऐसे जगहों पे होता है जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं है और इस कारण से इसको लेकर के कोई ख़ास अवेयरनेस नहीं है और दिस इज़ अ नेग्लेक्टेड इशू। लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये डेथ का भी कारण बनता है, बट स्टिल इसके लिए कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लिया जा रहा है बिकॉज जिन जिन कंट्रीज़ में होते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ उन कंट्रीज़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। दीज कंट्रीज़ आर वेरी पुअर। अब देखिए कौन कौन से एरियाज़ हैं जो सबसे ज़्यादा हाईली इम्पैक्टेड हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ से। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बर्डन जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का है वो है सब सहारन रीजन में। 25 से भी ज़्यादा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ जो इस सब सहारन रीजन में पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस सब सहारन रीजन में इस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के शिकार बनते हैं। अब ट्रॉपिकल एरिया में ही ज़्यादातर ये डिजीज़ क्यों होता है, ये माइक्रोब्स क्यों आते हैं वो भी समझते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज़ में इतने सारे ये माइक्रोब्स होते हैं, इसी कारण से इन माइक्रोब्स के कारण होने वाली बीमारियों को नाम ही दे दिया गया है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। कारण ये है कि ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर सालों भर बहुत इन जनरल हाइयर साइड पे रहता है और रेनफॉल भी हाई रहता है, लगभग 200 to 250 सेंटीमीटर पर एनम। और ये जो हाई मॉइस्चर एंड हाई टेम्परेचर प्रोवाइड्स एन आइडियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ दीज माइक्रोब्स लाइक हेलमिंथ एंड सम वायरसेस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इस कारण से ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज इन ट्रॉपिकल एरियाज में इनकी इंसिडेंसेस सबसे ज़्यादा हैं। एक बात आपको याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया के अंदर देयर इज लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज। देखिए मुद्दा यह है कि परसेंट वाइज इन सारे एरियाज में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज ज़्यादा है सब सहारन रीजन में, लेकिन टोटल नंबर की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज के केसेस हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सब के। The next article is taken from National Segment. It talks about POCSO Act. So दिस पॉक्सो एक्ट का पहले रिसेंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में, बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर सीट ने एक जजमेंट में इन केस सतीश बंधु रैगरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस डिफाइंड अंडर पॉक्सो एक्ट। अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ऐसे मैसेज करके भी कहा कि सर ये पॉक्सो एक्ट में ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ इसको आपको कवर करना चाहिए। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है कि जब ये कोर्ट ने सिंपल सी बात कही कि अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है तभी उसको सेक्सुअल ऑफेंस माना जाएगा अंडर पॉक्सो एक्ट। अब हम देखिए किसी लीगल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम आईपीसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कौन से केसेस में किस तरह का ऑफेंस माना जाएगा। और उसके बावजूद भी इस जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे भी लगा दिया, इस डिसीजन को एक बार के लिए रोक भी दिया है। तो ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल हम फिर भी कवर करेंगे इन ऑर्डर टू रिवाइज कि व्हाट इज़ पॉक्सो एक्ट। हम पहले भी वैसे कवर कर चुके हैं बट लेटेस्ट अगेन रिवाइज पॉक्सो एक्ट। देखिए पॉक्सो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ऑफ एंड 2012 सिंस इट वाज ब्रॉट इन 2012 एंड इसके हिसाब से दोज पीपल हुज एज इज लेस दैन 18 ईयर इज नोन एज चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की डेफिनेशन इन जनरल यही मानी जाती है और पॉक्सो एक्ट में भी यही डेफिनेशन रखा गया चिल्ड्रन के लिए। द एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, मतलब किसी भी बच्चे के खिलाफ चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या इवन ट्रांसजेंडर हो, उसके खिलाफ अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो जो भी परपेट्रेटर है उसके खिलाफ इस
लॉ के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, लॉ के हिसाब से उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड जस्ट टू सेक्सुअल हरासमेंट बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स चिल्ड्रेन इंगेज्ड इन पोर्नोग्राफी। तो अगर किसी बच्चे को कोई दूसरा इंसान पोर्नोग्राफी में इंगेज कराता है या इनफैक्ट पोर्नोग्राफी देखने के लिए फोर्स भी करता है, तब भी उस इंसान के अगेंस्ट इस पॉक्सो एक्ट के अगेंस्ट के अंडर एक्शन लिया जा सकता है। देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस ऑफ एग्रेवेटेड क्राइम्स। एग्रेवेटेड क्राइम्स में ज़्यादा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा मेंटली इल है या फिर ये जो सेक्सुअल ऑफेंस है ये किसी ऐसे इंसान द्वारा किया गया जिस पे बच्चा ज़्यादा ट्रस्ट करता है या फिर वो इंसान पोजीशन ऑफ ट्रस्ट होल्ड करता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन या फैमिली मेंबर, इस केस में इस क्राइम को एग्रेवेटेड क्राइम माना जाएगा और उस केस में जो परपेट्रेटर है उसको ज़्यादा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दिया जाएगा। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको ज़्यादा ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली रखने की कोशिश की जाती है। जो ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, प्रोसिक्यूशन प्रोसेस है, तो कोशिश की जाती है कि कोई भी मेल पुलिस ऑफिसर बच्चे के सामने ना जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, फीमेल पुलिस ऑफिसर जाए वो भी यूनिफॉर्म में ना जाए, ताकि बच्चा डरे नहीं, बच्चे को आराम से जस्टिस मिल सक पाए। इसके लिए पॉक्सो ई बॉक्स भी बनाया गया है फॉर ऑनलाइन कंप्लेन। और ये जो पॉक्सो एक्ट है इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस तक की भी मिल सकती है। अगर किसी चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, किसी चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है एंड द चाइल्ड हैज़ बीन ऑल्सो सब्जेक्टेड टू डेथ, उस केस में उस जो परपेट्रेटर है उसको डेथ सेंटेंस भी मिल सकता है। अभी इस पॉक्सो एक्ट में 2019 में अमेंडमेंट भी लाए गए थे, तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे उनको ब्रीफली देख लेते हैं। ये रिसेंट न्यूज़ में भी था, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। सबसे पहले नए अमेंडमेंट के हिसाब से कहा गया कि जो लोग भी अगर जानते हैं, देखिए इस बात को समझिए ध्यान से, कि इट इज़ मैंडेटरी टू रिपोर्ट सच केसेस। सरल सी भाषा में कहें तो अगर आपको पता है कि सामने वाले घर में या कहीं पे भी किसी बच्चे के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है और उसके बावजूद भी आप इस बात को रिपोर्ट नहीं करते हैं और ये बात साबित हो जाती है कि आपको पता था फिर भी आप ये सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट दैट चाइल्ड आपने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और आपको 6 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। उसके अलावा इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट टू द पीपल हु आर इंगेज्ड इन ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल पर्पसेस। तो बच्चे को कुछ लोग जैसे किडनैपिंग कर लेते हैं, एक जगह से खरीद लेते हैं माँ बाप से, इन सब तरह के ट्रैफिकिंग के केसेस में भी लोगों को पॉक्सो एक्ट के अगेंस्ट अंतर्गत उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन किया जाएगा। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट्स और अनट्रू इन्फॉर्मेशन। अगर कोई गलत कंप्लेन करता है उस केस में जो कंप्लेन कर रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। इस पॉइंट को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि अगर बच्चा या उसकी फैमिली प्रूव ना कर पाई कि उस बच्चे के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उल्टा उस फैमिली के अगेंस्ट और भी ज़्यादा लीगल एक्शन हो सकता है। और इस कारण से बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस के इशूज़ को सामने लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो ये जो आखिरी पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस नए अमेंडमेंट का। The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about Doppler weather radars, and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक डॉपलर वेदर रडार लगाया है हिमालयन सिस्टम के वेदर को स्टडी करने के लिए। इस तरीके का ये रडार सिस्टम है, सेमी या हेमिस्फेरिकल रडार सिस्टम है और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और इसका काम होगा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में जो हिमालयन सिस्टम्स हैं, हिमालयन की वेदर है, उसको स्टडी करे, उसके क्लाइमेट पैटर्न को स्टडी करे। अगर उसमें कोई लॉन्ग टर्म चेंजेज आ रहे हैं तो उसको भी हमें बताए। और शॉर्ट टर्म में जो भी अगर कोई मेजर वेदर फिनोमिना होने वाले हैं जैसे क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड्स, हेवी रेन या स्नोफॉल, तो पहले ही वार्निंग दे दे लोगों को, ताकि लोग जो हैं वो मिटिगेशन के जो तरीके हैं वो पहले अपना लें, विद इन टाइम फ्रेम वो अपने मिटिगेशन के तरीके अपना लें और ख़ुद को बचा सकें। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डॉपलर वेदर रडार का। इस डॉपलर वेदर रडार में एक्स बैंड के रडार यूज किया जाएंगे, मतलब एक्स बैंड की रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज की जाएगी। एक्स बैंड की जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी फ्रिक्वेंसी लगभग 8 से 12 गीगाहर्ट्ज तक होगी और उसका वेवलेंथ 2.4 to 4 सेंटीमीटर तक होगा। ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि एक्स बैंड के जो रडार्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ छोटी होती है। बस इतना ध्यान में रखना, एग्जैक्ट वेवलेंथ याद रखने की ज़रूरत नहीं। और इस रडार में ये जो डॉपलर
वेदर रडार लगाया जा रहा है हिमालयन वेदर पैटर्न को स्टडी करने के लिए। इसमें एक्स बैंड के वेवलेंथ यूज किए जाएंगे, एक्स बैंड के रेडियो वेव्स यूज किए जाएंगे। अब इस एक बार जरा समझते हैं कि ये रडार काम कैसे करेगा, हाउ दिस डॉपलर वेदर रडार विल वर्क। उसको समझने के लिए पहले हम लोग डॉपलर इफेक्ट समझ लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट में कैसा होता है कि मान लीजिए कि एक ये व्हीकल है और यहाँ से कोई वेव आ रही है और ये वेव इस इंसान के पास आ रही है, तो इस वेव की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से ये वेव इस इंसान को सुनाई देगा। लेकिन अगर ये व्हीकल मूव करने लगे तो होगा क्या कि अगर ये व्हीकल इस इंसान से दूर जाने लगे तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और जिस इंसान को वो परसीव होगी जो फ्रीक्वेंसी, उनमें अंतर आएगा। अगर ये व्हीकल दूर जा रहा है इस इंसान से तो जो इसको ये फ्रीक्वेंसी परसीव होगी दैट विल बी लोअर, लो फ्रीक्वेंसी। अगर ये व्हीकल इससे दूर जाए तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे इसको फ्रीक्वेंसी इसको कम महसूस होगी। लेकिन अगर ये कोई दूसरा इंसान है जिसके नज़दीक ये वैन आ रहा है और ये वेव उसके नज़दीक आ रहा है और मतलब कि इस वैन से वेव्स निकल रहे हैं और ये वेव जिस वैन से निकल रहा है वो वैन इस इंसान के अगर नज़दीक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैन से जो वेव्स निकल रहे हैं उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से इसकी परसीव्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी। सरल शब्दों में कहें तो अगर देखिए ये वैन रुका हुआ होता तो जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होती वही इस दोनों इंसान को सुनाई देती। लेकिन अब ये वैन चलने लगा तो ये वैन जो वेव निकाल रहा है उसकी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी परसीव होगी इस इंसान को और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी परसीव होगी इस इंसान को। इसको कम इसलिए होगी क्योंकि ये वैन इससे दूर जा रहा है और इसको ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि ये वैन इसके नज़दीक आ रहा है। सो दैट इज़ डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करके ये रडार बनाया गया। इस रडार से होगा क्या कि दूर से ही ये रडार इस तरह के रेडियो वेव भेजेगा और कोई अगर बादल नज़दीक आ रहा है तो उसका भी पता लग जाएगा, कोई बादल अगर दूर जा रहा है तो उसका भी पता लग जाएगा, बारिश कहीं हो रही है तो उसका भी पता लग जाएगा, कहीं पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो भी उसका पता लग जाएगा विथ हेल्प ऑफ दिस डॉपलर वेदर रडार। और इसकी मदद से पहले ही बता देगा कि बारिश आने वाली है, स्नोफॉल आने वाला है, लैंडस्लाइड आने वाला है थ्रू दिस डॉपलर वेदर रडार। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 375 to 377. Topic number 375 is about Prabuddh Bharat. It is a monthly journal published by Ramakrishna Order that was started by Swami Vivekananda in 1896. ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एड्रेस करेंगे 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ प्रबुद्ध भारत ऑन 31 जनवरी 2021 यानी कि कल। द इवेंट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अद्वैत आश्रम। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टॉपिक नंबर 376 इज अबाउट पिनाका मिसाइल लॉन्चर। इट इज एन इंडिजिनस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO. इट विल बी गाइडेड बाय इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम. इनिशियल वर्जन ऑफ पिनाका was called Mark 1 whose range was 40 km. Pinaka Mark 2's range will be from 60 to 90 km. It can fire about 12 rockets per minute. Please attempt this question based on topic number 376. Topic number 377 is about culture of Char Chaporis. So Char is a floating island while Chaporis are the low-lying flood-prone river banks. Culture of Char Chaporis. Variety of songs like Baitali related to river, Magan Geet or harvest song or Noi Khelor Geet or boat song etc. are part of Char Chapori culture. उसके अलावा they have an ancient performing martial art called Lathi Bari. Their dressing sense is white vest and dhoti and Assamese gamosa on their head. ये चार चपोरी कल्चर असम के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. Please attempt this question based on topic number 377. This is the answer of questions number 373 to 375 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. President's address to Parliament can be traced from Government of India Act 1919. So correct answer will be option B. International Migration Outlook report is published by OECD. So the correct answer will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.